हेलो दोस्तों, आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है इनकम अंडर द हेड सैलरी का। पिछले चैप्टर में हमने अच्छे से देखा कि इनकम टैक्स में जो भी इनकम्स हैं उनको हमने 5 हेड्स में डिवाइड किया हुआ है। 5 हेड्स में डिवाइडेड है। हेड्स के नाम फटाफट रिवाइज करो। पहला हेड कौन सा था? इनकम अंडर द हेड सैलरी। चलो लिखता हूं मैं यहां पे। फर्स्ट हेड कौन सा था? इनकम अंडर द हेड सैलरी। दूसरा हेड कौन सा था? इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा हेड कौन सा था? इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, पीजीबीपी। चौथा हेड कौन सा था? इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। और पांचवा रेजिडोरी कौन सा हेड था? अदर सोर्सेज का। ठीक है जी, ये हमारे 5 हेड थे। आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो कवर करता है इनकम अंडर द हेड सैलरी। मतलब ये हेड हमें बताएगा कि सैलरी के हेड में एक पर्सन की कौन कौन सी इनकम्स आ सकती है। रिपीट कर दूं, इनकम टैक्स में इनकम का केवल वही मतलब है जिस पर टैक्स लगना है। जनरल लाइफ में आपकी इनकम्स बहुत तरह की हो सकती है, बट इनकम टैक्स में हमें केवल वो इनकम निकालनी है जिसके ऊपर हमें इनकम टैक्स देना है। जिस इनकम के ऊपर इनकम टैक्स नहीं देना उसको हम एग्जम्प्ट इनकम मानते हुए छोड़ते जाएंगे और लास्ट तक समझ जाएंगे कि कौन कौन सी इनकम पर टैक्स लगता है और कौन कौन सी इनकम पर टैक्स नहीं लगता। जिन जिन इनकम पर टैक्स लगता है उन इनकम्स को हमने 5 हेड में डिवाइड कर रखा है। एक सैलरी की इनकम, एक हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज। आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ इनकम अंडर द हेड सैलरी की। देखिए भाई, सबसे पहले चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन आपको एक लाइन में बता देता है कि इस हेड में कौन सी इनकम आएगी। मतलब चार्जिंग सेक्शन ही तुम्हारा मेन कंसेप्ट होता है। चार्जिंग सेक्शन ही आपका मेन कंसेप्ट है। तो ध्यान से पढ़िएगा लैंग्वेज और इस लैंग्वेज को दिमाग में बिठाने की कोशिश करना। एनी पेमेंट मेड बाय एन एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉई। कोई भी पेमेंट एम्प्लॉयर अगर अपने एम्प्लॉय को देता है, कोई भी पेमेंट अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है, किस लिए? फॉर रेंडरिंग हिज सर्विसेज। इंपॉर्टेंट है वर्ड। ये पेमेंट किस लिए की है? फॉर रेंडरिंग हिज और हर, जो भी केस है, सर्विसेज। ठीक है, अब ध्यान से समझना, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पहली बात तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। आप किसी डॉक्टर के पास गए चेकअप करवाने, उसने आपसे फीस ली। मान लो डॉक्टर को आपने उस वक्त 500 रुपए दिए, तो आप पेमेंट करने वाले हो, रिसीव डॉक्टर कर रहा है, तो क्या आप ये कह सकते हो कि आपने उसे सैलरी दी है? क्या आपने डॉक्टर को सैलरी दी है? नहीं ना। आप इसलिए नहीं कह रहे बिकॉज वो आपका एम्प्लॉय नहीं है। आप दोनों में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है। हालांकि सर्विसेज वो दे रहा है आपको, आपने उसको सर्विसेज के बदले ही पेमेंट करी है। जो उसने सर्विस दी है आपको उसकी पेमेंट करी है, लेकिन हम उसको सैलरी नहीं कह पा रहे क्योंकि आप दोनों में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है। तो जरूरी क्या है, अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सर्विसेज के बदले पेमेंट करे तो वो सैलरी कहलाएगी। इट इज कॉल्ड सैलरी। समझ गए? दोबारा पढ़ लो। एनी पेमेंट मेड बाय एन एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय फॉर रेंडरिंग हिज सर्विसेज। एम्प्लॉय ने जो सर्विसेज दी है उसके बदले अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई पेमेंट करे देन इट इज कॉल्ड सैलरी। याद रहेगा ना? एक एग्जांपल और। एक एम्प्लॉयर ने, एक बॉस ने अपनी सेक्रेटरी को उसके बर्थडे पर 5 लाख रुपए का गिफ्ट चेक दिया। चलो चेक नहीं, मान लो एक गाड़ी गिफ्ट कर दी। एम्प्लॉयर ने, बॉस ने अपनी सेक्रेटरी को उसके बर्थडे पर गाड़ी गिफ्ट कर दी, तो क्या उसकी सैलरी है? ये सैलरी नहीं है। देखो दोबारा से समझो, मीनिंग क्या है। अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को उसकी सर्विसेज के बदले कोई पेमेंट करे, अब गिफ्ट तो पर्सनल गिफ्ट हो गया ना, उसका बर्थडे गिफ्ट दिया है, वो पर्सनल गिफ्ट है। पर्सनल गिफ्ट यहां कवर नहीं होते, वो गिफ्ट्स में आएगा। देखेंगे वो एग्जम्प्ट है या टैक्सेबल है, वो किसी और हेड में बात करेंगे। यहां तो 3 वर्ड दिमाग में बिठा लो,
एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई और सर्विसेज के बदले पेमेंट, इसमें से अगर कोई भी चीज मिस है तो वो सैलरी नहीं कहलाएगी। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया है। एक और एग्जाम्पल समझते हैं, वो है पार्टनर्स सैलरी का। पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स होते हैं वो अपनी फर्म से सैलरी लेते हैं, अलाउड होता है। पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को सैलरी दे सकती है। तो बताओ, इस एग्जाम्पल को भी और समझो। फर्म पेमेंट किसे कर रही है? पार्टनर्स को, और नो डाउट सर्विसेज के बदले कर रही है, फॉर रेंडरिंग देयर सर्विसेज, फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज जो रेंडर कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, उसके लिए पेमेंट करी है। क्या ये सैलरी कहलाएगी? देखो, नाम तो सैलरी है, उसको हम बुक्स में क्या लिखते हैं? पार्टनर की सैलरी। लेकिन इनकम टैक्स में वो सैलरी है या नहीं है? नाम पर मत जाना, कंसेप्ट समझना। दोबारा वही 3 वर्ड, अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को उसकी सर्विस के बदले पेमेंट करे तब वो इनकम टैक्स में सैलरी की इनकम होगी। यहां पर पेमेंट फर्म कर रही है, किसे कर रही है? पार्टनर को कर रही है। क्या फर्म और पार्टनर के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है? मान लो आप दोनों में दो, ये मतलब एक सोनू है और एक सोनी है, ये सोनू और सोनी ने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बना रखी है और उस फर्म से सैलरी ले रहे हैं एज ए पार्टनर। तो फर्म क्या इनके एम्प्लॉयर है क्या? ये दोनों मिलकर ही तो फर्म के मालिक हैं। फर्म और पार्टनर्स के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है, बिजनेस और बिजनेसमैन का रिलेशनशिप है। तो भले ही नाम सैलरी हो, अगर पार्टनर, अगर सोनू और सोहनी पार्टनरशिप फर्म से सैलरी लेते हैं तो भाई ये उनके बिजनेस की इनकम है। और जब पीजीबीपी का चैप्टर करेंगे ना, उसमें आएगी ये इनकम, सैलरी के चैप्टर में नहीं आ सकती। कोई प्रॉब्लम? समझ आ रहा है ना आपको? कंसेप्ट दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रेंडरिंग हिज सर्विसेज। ओके, ठीक है जी। एक और एग्जांपल लेते हैं। सैलरी टू एमपी या एमएलए, जो देश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, जो स्टेट के विधानसभा के मेंबर्स हैं या देश की जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, उसके मेंबर्स हैं, उनको भी तो सैलरी मिलती है। वो कौन से हेड में आएगी? अगेन आपको तो अपना दिमाग लगाना है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पेमेंट करे उनकी सर्विसेज के बदले। एम्प्लॉयर कौन है इसमें? पेमेंट कौन कर रही है? गवर्नमेंट। किसे कर रही है? एमपी एमएलए को। तो क्या एमपी एमएलए गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं? है क्या? बिल्कुल नहीं है। अरे भाई, एमपी एमएलए सारे मिलकर तो खुद सरकार बनाते हैं। एमपी एमएलए ही तो सरकार है। अगर सारे एक हो जाएं, वो अलग अलग हिस्से हैं, वो अलग बात है, लेकिन वो एम्प्लॉय तो नहीं हुए ना। इसीलिए अगर एमपी एमएलए को सैलरी मिलती है गवर्नमेंट से तो उनकी सैलरी की इनकम नहीं होती, वो उनकी क्या बिजनेस की इनकम होती है? ना, बिल्कुल भी नहीं। बिजनेस थोड़ी है ये, उनके अदर सोर्स की इनकम में जाता है, बट सैलरी में नहीं आएगा। बिकॉज हमने कंसेप्ट समझ लिया, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई फॉर रेंडरिंग हिज सर्विसेज। तीनों चीजें पूरी होनी चाहिए। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए और पेमेंट सर्विसेज के बदले होनी चाहिए। ओके, कोई प्रॉब्लम किसी को? डन है ना? आई थिंक दिमाग में बात गई है, सबके दिमाग में बात गई है ये। ओके, वेरी गुड। आगे है, इट इंक्लूड्स मॉनेटरी एज वेल एज नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। सैलरी में जैसे मैंने क्या कहा कि कोई भी पेमेंट, अब पेमेंट जरूरी नहीं है कि रुपए में ही दो। आप चाहे रुपए में पैसे दे दो सैलरी के, चाहे पैसे ना देकर उसको कोई सर्विस दे दो। उसको फ्री में रहने के लिए घर दे दिया, आपने कहा देख भाई 25,000 रुपए तो तेरी सैलरी है और इसके अलावा तुझे रहने के लिए घर दे रहा हूं। तो जो रहने के लिए जो घर दिया है ना, उसकी जो भी वैल्यू बनेगी वो भी सैलरी में जुड़ेगी। कैसे बनेगी हम सीख लेंगे। और एग्जांपल कि उसे यूज करने के लिए गाड़ी दे दी, गाड़ी का पेट्रोल डीजल भी दे दिया,
तो उसकी भी वैल्यू जुड़ेगी। ठीक है, तो सैलरी में मॉनेटरी एज वेल एज नॉन मॉनेटरी दोनों बेनिफिट शामिल है। लिख देता हूं मैं यहां पर, मॉनेटरी बेनिफिट्स और नॉन मॉनेटरी। अब मॉनेटरी जो बेनिफिट्स है ना, वो भी आपको अलग अलग नामों से मिल सकते हैं। जैसे पहला तो आपको सैलरी के नाम से पैसा मिल जाता है कि हां भाई ये लो आपकी तनख्वाह के पैसे। और कई बार जब आप अच्छा काम करते हो तो आपको बोनस मिल जाता है, या फिर ऊपर से आपको कमीशन मिल जाता है। तो अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को उसके काम के बदले कमीशन देता है, तो हम बहुत सी बार क्या करते हैं, कमीशन तो अदर सोर्स की इनकम मानते हैं, लेकिन अगर आपको आपके एम्प्लॉयर से कमीशन मिला है ना, तो सैलरी की इनकम में ही आएगा, बोनस या कमीशन। इसको है ना एक चीज और भी कह देते हैं, बोनस का दूसरा नाम होता है रियलिटी में ये प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी। सैलरी की जगह प्रॉफिट में हिस्सा दे दिया, इसको बोनस कह देते हैं हम। तो है तो पैसे ही मिल रहे हैं ना, मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं। और मॉनेटरी बेनिफिट्स कौन से मिल सकते हैं? आपको तरह तरह के अलाउंसेस मिल सकते हैं। अलाउंस क्या होता है, हालांकि डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बट समरी में बता देता हूं। आपको किसी पर्टिकुलर खर्चे के लिए, जब आपको किसी पर्टिकुलर खर्चे के लिए अलग से फिक्स्ड सम ऑफ मनी दे दें, जैसे बोला कि आप किराए के घर में रहते हो, देखो मालिक अगर घर ही दे दे फ्री में रहने के लिए तो वो सुविधा हो गई, वो तो नॉन मॉनेटरी हो गया। लेकिन मालिक ने कहा देखो आप किराए के घर में रहते हो, किराए के नाम के हमसे 5,000 रुपए पर मंथ हाउस रेंट अलाउंस ले लो। मालिक 5,000 रुपए पर मंथ देगा हर महीने। अब एम्प्लॉय चाहे 5,000 रुपए वाले घर में रहे, चाहे ऐसे घर में रहे जिसका किराया 10,000 रुपए महीना है, चाहे 2,000 रुपए महीने के किराए वाले घर में रहे, वो एम्प्लॉय की टेंशन है। एम्प्लॉयर तो उसको हर महीने 5,000 पर मंथ फिक्स्ड हाउस रेंट अलाउंस दे रहा है, जिसको हम HRA बोलेंगे आगे जाकर। तो ये एक अलाउंस है। महंगाई के नाम का डियरनेस अलाउंस, आपको मालिक के काम से दिन भर या मान लो आए दिन क्या है बाहर टूर पर जाना पड़ता है, डेली अलाउंस। शहर में ही कई जगह घूमना पड़ता है, कन्वेंस अलाउंस। बहुत तरह के अलाउंस हो सकते हैं, आगे पढ़ेंगे हम डिटेल में। वो सारे अलाउंस क्या है, जब आपको किसी खर्चे के लिए पैसा मिला, फिक्स्ड सम ऑफ मनी मिली, देन इट बिकम्स अलाउंस। ये तो मॉनेटरी बेनिफिट्स के एग्जांपल हो गए। नॉन मॉनेटरी में आपको सुविधा दी जाती है, फैसिलिटी दी जाती है, और इसको हम बोलेंगे परक्विजिट्स। क्या बोलेंगे? परक्विजिट्स, या शॉर्ट फॉर्म में पर्क्स बोलते हैं कि बड़ी अच्छी पर्क्स मिलती है। तो देखो भाई, अगर आप जॉब करते हो तो आपको जो सैलरी मिलती है वो इन सब रूप्स में मिल सकती है। वो आपको तनख्वाह के नाम से भी पैसा मिल सकता है, बोनस कमीशन इनके नाम से भी पैसा मिल सकता है, और आपको अलाउंसेस के नाम से भी पैसा मिल सकता है। हो सकता है मालिक आपको पैसे के अलावा कुछ सुविधाएं भी दे दें, जिसमें हमने देखा कि परक्विजिट्स, जैसे फ्री में रहने के लिए घर दे दिया, यूज करने के लिए गाड़ी दे दी, या कोई और एसेट्स यूज करने के लिए दे दी, ये, या फिर आपके बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवा दिया, ये सब परक्विजिट्स हो सकती है। समझ गए हो? कोई प्रॉब्लम? ये मैंने आपको सैलरी का मीनिंग बताया है। हमने चार्जेबिलिटी का सेक्शन कर लिया, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप भी मैंने आपको बता दिया। एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप में आपको एक चीज और बताना चाहता हूं मैं, वो आपका पॉइंट है फैमिली पेंशन का। देखो, फैमिली पेंशन को समझना भाई, पहले पेंशन को समझो। एक बात बताओ, आप देखते हो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मोस्टली रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है ना? तो रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलती है वो उनको फ्री में मिल रही है या उनकी सर्विसेज के बदले मिल रही है? अब दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए आपके, बिकॉज मैंने तो आपको स्ट्रिक्ट बताया कि सैलरी का मीनिंग क्या है।
जब सर्विसेज के बदले एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पेमेंट करे। अब एक व्यक्ति रिटायर हो चुका है, अब वो कोई काम नहीं कर रहा और उसे उसका पुराना एम्प्लॉयर, एक्स एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट, मान लो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था वो, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर होगी ना, तो गवर्नमेंट उसे पैसे दे रही है, तो सैलरी की इनकम है क्या? बिल्कुल है। ध्यान से ब्रॉड माइंड होके सोचना, क्या कोई भी किसी को फ्री में पैसे देता है क्या? नहीं देता। आपको समझना पड़ेगा, अगर गवर्नमेंट उसकी रिटायरमेंट के बाद भी उसको पैसे दे रही है, इसका मतलब गवर्नमेंट का मानना है कि हमने इस व्यक्ति से इतना काम ले लिया है कि इसके कुछ पैसे तो हम इसको इसकी नौकरी के साथ साथ दे रहे थे और बाकी बचे हुए पैसे अब नौकरी के बाद पेंशन के रूप में दे रहे हैं। उसको जो पेंशन मिल रही है उसको उसके किए गए काम के बदले मिल रही है, फ्री नहीं मिल रही। फ्री तो बेरोजगारी भत्ता, बुढ़ापा पेंशन ये मिलती है फ्री। तो अगर आपको जॉब की पेंशन मिल रही है तो एम्प्लॉय ने जो एम्प्लॉयर के लिए काम किया था उसकी ही पेमेंट मिल रही है, बस बाद में मिल रही है, तो वो सैलरी की ही इनकम है। ओके, अगर एक व्यक्ति खुद अपनी पेंशन लेता है तो उसकी सैलरी की इनकम है, हम समझ गए। लेकिन अज्यूम कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय था और उसकी डेथ हो गई। देखो, वैसे जरूरी नहीं है पेंशन सिर्फ गवर्नमेंट दे, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर भी पेंशन दे सकता है। कुछ कंपनीज ऐसा प्रोग्राम चलाती है कि अपने एम्प्लॉयज को रिटायरमेंट के बाद पेंशन देती है, बट मोस्ट पॉपुलर पेंशन क्या है? अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की होती है, इसलिए मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का एग्जांपल ले रहा हूं। हाँ जी, अब अज्यूम करो कि एम्प्लॉय की तो डेथ हो चुकी, अब उसकी फैमिली में उसकी विडो है, मान लो उसकी विडो को पेंशन मिल रही है। अब गवर्नमेंट पैसे दे रही है, अपने एम्प्लॉय को नहीं दे रही, उसकी विडो को दे रही है। अब बताओ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है क्या? अब जो गवर्नमेंट पैसे दे रही है, क्या उसकी विडो ने कोई काम किया था क्या? काम तो उसके हस्बैंड ने किया था, लेकिन पेंशन तो मिल रही है। इसको हम कहते हैं फैमिली पेंशन। इसका नाम क्या रखा हमने? फैमिली पेंशन। अगर एम्प्लॉय को खुद को पैसा मिलता तो उसकी नॉर्मल पेंशन होती, उसके परिवार को मिल रहा है तो फैमिली पेंशन है। और फैमिली पेंशन सैलरी के हेड में नहीं आ सकती, बिकॉज जो पैसे देने वाला है और जो पैसे लेने वाला है उसके बीच में रिलेशनशिप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का नहीं है। लेकिन इनकम तो हुई है ना उस विडो की, तो विडो की जो इनकम हुई है वो इनकम उसके अदर सोर्सेज के हेड में जाएगी, सैलरी के हेड में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी आप समझ चुके हो, ठीक है? तो हमने एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को डिटेल में समझ लिया है। ये बेसिस ऑफ चार्ज अभी बताने वाला हूं मैं आपको, और मैंने आपको ये बता दिया कि सैलरी आपको मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों मिल सकती है, ठीक है जी। अब इसके बाद देखिए बेसिस ऑफ चार्ज करते हैं, बेसिस ऑफ चार्ज का टॉपिक करते हैं। ये कहता है कि सैलरी टैक्सेबल कब होगी? सैलरी व्हेन टैक्सेबल, सैलरी टैक्सेबल कब होगी? मैं आपको सिंपल फंडा बताता हूं। अगर सैलरी ड्यू हो गई, मतलब आपकी तनख्वाह ड्यू हो गई, जैसे आपकी जॉब की टर्म्स ये कहती है कि जैसे ही महीना खत्म होता है अगले महीने की 1 तारीख को आपकी सैलरी ड्यू होती है। मतलब मालिक का सैलरी देना कब बनता है? महीना खत्म होते ही अगले महीने की 1 तारीख को आपकी सैलरी ड्यू होती है, तो उस 1 तारीख को वो आपकी इनकम टैक्स में इनकम मान ली जाएगी, भले ही मालिक ने पैसे दिए या नहीं दिए। देखो, ड्यू होना और रिसीव्ड होने में फर्क है। हो सकता है मालिक ने 10 दिन बाद पैसे दिए, आपको 15 दिन बाद पैसे दिए, लेकिन आपकी जॉब में आपका जो जॉब का ऑफर लेटर है, या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के केस में जैसे मैं आपको बता दूं, स्टेट गवर्नमेंट का अलग सिस्टम होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग सिस्टम होता है। कुछ गवर्नमेंट्स तो क्या करती है, महीने के लास्ट दिन सैलरी ड्यू करती है। आज महीने का लास्ट दिन है तो आज शाम को आपकी सैलरी ड्यू हो जाएगी। हाँ, गवर्नमेंट देगी कब, वो गवर्नमेंट की मर्जी है, 1 तारीख 2 तारीख 4 तारीख दे सकती है, कई बार लेट हो जाता है कुछ कारणों की वजह से, लेकिन ड्यू कब होती है? महीने के लास्ट दिन में। लेकिन कुछ गवर्नमेंट्स क्या है, महीना खत्म हो जाने के अगले महीने की 1 तारीख को सैलरी ड्यू करती है।
तो इनकम टैक्स में वो इनकम किस दिन मानी जाएगी? जब वो ड्यू हो जाएगी। दिए कब? डजेंट मैटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रैक्टिकल लाइफ में। जब आप किसी की सैलरी की इनकम टैक्स जब रिटर्न भरने जाओगे, वहां ये बात बहुत मायने रखेगी कि सैलरी ड्यू कब हो रही है। गेटिंग माय पॉइंट? कोई दिक्कत किसी को? तो ड्यू का मैंने आपको टॉपिक बताया कि रिसीव हो ना हो डजेंट मैटर, वेदर रिसीव्ड और नॉट। रुक जाओ, अभी मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला हूं। और कब होती है सैलरी टैक्सेबल? कि अगर आपको सैलरी रिसीव हो गई, वेदर ड्यू और नॉट। अगर आपको सैलरी रिसीव हो गई, मान लो ड्यू नहीं हुई, मतलब एडवांस सैलरी की बात हो रही है। यहां पे बात किसकी हो रही है? एडवांस सैलरी की। तो वो भी टैक्सेबल है। ये तो भाई उल्टी बात हो गई ना। उल्टा कुछ नहीं हुआ। इन दोनों पॉइंट को अगर मैं सिंपल करके आपको समझाऊं ना, तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं, सैलरी ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर। सैलरी व्हेन टैक्सेबल, सैलरी कब टैक्सेबल होती है? कि देखो जी, या तो ड्यू हो जाए या मिल जाए। पहले ड्यू हो गई, मिली नहीं तो भी वो टैक्सेबल। पहले मिल गई, ड्यू बाद में हुई तो भी वो टैक्सेबल। जो भी जल्दी हो जाए ना, तब वो टैक्सेबल हो जाएगी। जो भी जल्दी हो जाए तब वो टैक्सेबल हो जाएगी। बस ये कंसेप्ट है। समझ गए? कोई प्रॉब्लम किसी को यहां तक? आगे अभी एक एग्जांपल करेंगे तब आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। तो पहला तो रूल ये हो गया, सैलरी व्हेन टैक्सेबल को मैं यहां दोबारा लिख रहा हूं, सैलरी व्हेन टैक्सेबल का हमारा ये पॉइंट, पहला रूल तो ये हो गया जी। ठीक है जी। दूसरा, एरियर ऑफ सैलरी। एरियर ऑफ सैलरी मतलब आपको कोई बकाया सैलरी मिली है, पुरानी बकाया, तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगी। कोई क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए मैं क्या कह रहा हूं? अगर आपको कोई पुरानी बकाया सैलरी मिली है, वो अब टैक्सेबल हो जाएगी। कुछ बच्चे कहेंगे सर क्या बात कर रहे हो, बकाया मतलब पहले मिलनी चाहिए थी, मतलब किसी पुराने साल की सैलरी, 1 साल पुरानी, 2 साल पुरानी, 3 साल पुरानी सैलरी की बात कर रहे हो ना आप? मैंने कहा हाँ वही बात कर रहा हूं। कि सर एक बात बताना, जब वो सैलरी ड्यू हुई थी तो क्या आपने हमारी इनकम नहीं मान ली थी? आपने अभी अभी सिखाया है कि मिले चाहे ना मिले, जब भी ड्यू हो जाए तब वो इनकम में जोड़ दो। तो आपने उस साल हमारी इनकम में जुड़वा दिया, वो मिली थी नहीं हमें, फिर भी आपने हमारी इनकम में जुड़वा दिया। अब वो हमें पैसे मिल गए पुराने बकाया, अब कहते हो वो और टैक्सेबल होएगा। अब ये तो डबल बार टैक्स लग गया। सही सोच रहे हो आप। अगर मैं बात यहीं खत्म कर दूं तो मैंने आपको समझ लो पॉइंट थोड़ा सा गलत बता दिया, लेकिन इसमें थोड़ी सी करेक्शन कर देता हूं आपके लिए। जो आपने सोचा बिल्कुल सही। अगर एक बारी पहले इनकम में जुड़ गई, दोबारा टैक्स नहीं लगेगा, एरियर ऑफ सैलरी पर टैक्स नहीं लगेगा। आपके हिसाब से बिल्कुल सही कह रहे हो आप, मैं भी यही कह रहा हूं। अगर पहले इनकम में जुड़ गया, आपको मिला नहीं था, कोई बात नहीं, पहले इनकम में जुड़ेगा, बिल्कुल जुड़ेगा, रूल कहता है जुड़ेगा। बाद में जब वो मिलेगा आपको बकाया, तब वो टैक्स नहीं देना। लेकिन एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। क्या हुआ, आपकी हर महीने की सैलरी थी 25,000 रुपए, आपको 25,000 गुना 12, 3 लाख रुपए आपकी इनकम थी सैलरी की। आपने इनकम में जोड़ दिया, 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए, 10 साल बीत गए, आपकी 25,000 रुपए महीने की सैलरी है मान लो। आज 10 साल बाद आपके एम्प्लॉयर ने आपकी सैलरी पीछे की डेट से बढ़ा दी। आप तो अपनी इनकम में 3-3 लाख रुपए दिखाते आए हो सैलरी के, बिकॉज आपको 3 लाख ही मिलते थे साल के। 25,000 गुना 12 महीने करते हो तो 3 लाख रुपए बनते हैं। आपकी कोई गलती नहीं थी, बट आज आपके एम्प्लॉयर ने बैक डेट से आपकी सैलरी बढ़ा दी।
पिछले 2 साल से सैलरी बढ़ा दी आपकी, मान लो ज्यादा साल नहीं लेते, पिछले 2 सालों से सैलरी आपकी 25,000 नहीं 50,000 कर दी। तो अब पिछले 2 सालों का पैसा भी आपको बकाया पैसा मिला है। मैं उस बकाया पैसे की बात कर रहा हूं, मैं उस बकाया पैसे की बात कर रहा हूं जो पहले आपने इनकम में जोड़ा ही नहीं था। आपको पता ही आज चला है कि अरे एम्प्लॉयर ने तो पुरानी डेट से सैलरी बढ़ा के हमें दे रहे हैं, तो अब आपको आगे 50,000 रुपए महीना सैलरी मिलेगी ही मिलेगी, प्लस पिछली बकाया भी जो कम मिली थी आपको वो और मिल गई इस साल। अब वो जो और मिल गई, बताओ इस इनकम पर आपने पहले टैक्स दिया है क्या? बिल्कुल नहीं दिया। आपको तो पता ही नहीं था कि आपको 50,000 मिलने वाला है इन सालों का। तो वो ये टैक्सेबल है, मतलब वो एरियर ऑफ सैलरी जो पास्ट में अनटैक्स्ड रह गई थी, जिसके ऊपर हमने टैक्स नहीं दिया। बाकी तो नॉर्मल रूल यही है, सैलरी ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। एडवांस मिल गई तो भी इनकम में जोड़ देना, ऑब्वियसली जब बाद में ड्यू होगी तब थोड़ी जुड़ेगी, और ड्यू है मिली हो चाहे ना मिली तो भी इनकम में जोड़ देना, विच एवर इज अर्लियर जुड़ जाएगी। अब कुछ बच्चे सोचते हैं सर ड्यू का क्या फर्क पड़ता है, महीने के लास्ट दिन में ड्यू हो या अगले महीने की 1 तारीख में ड्यू हो, फर्क इसका पड़ता है। आपको मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। मैं आपको यहां पर एक एग्जाम्पल करवाऊंगा ड्यू का, उसके अंदर समझाऊंगा, बट पहले एक छोटा सा पॉइंट और समझ लो, फिर उस पर आते हैं। पॉइंट है सैलरी ग्रेड का या पे स्केल का। सैलरी ग्रेड या पे स्केल, अगर आपने कभी अखबार में, न्यूज़पेपर में कोई गवर्नमेंट कोई वैकेंसी देखी है, उसमें कई बार यूं लिखा होता है सैलरी ग्रेड, ये लिखा होगा कि मान लो 10,000, 500, 15,000, ऐसे लिखा होगा कि भाई फलानी वैकेंसी निकली है जिसका बेसिक ग्रेड पे या स्केल पे या सैलरी स्केल ऐसे होगा, ये लिख रखा है कि 10,000, 500, 15,000। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जिस तारीख को आपकी नौकरी लगी उस तारीख को आपकी तनख्वाह 10,000 रुपए महीना होगी। जब आपको नौकरी करते 1 साल हो जाएगा तब आपकी तनख्वाह 500 रुपए बढ़ जाएगी, 10,500 हो जाएगी। फिर 1 साल और बीत जाएगा, 500 और बढ़ जाएगी, 11,000 हो जाएगी। फिर 1 साल और बीत जाएगा, फिर 500 और 11,500। ऐसे हर साल 500 रुपए आपकी तनख्वाह बढ़ती रहेगी, और तब तक बढ़ती रहेगी जब तक कि आपकी सैलरी 15,000 ना हो जाए। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो जो जॉब की अपॉइंटमेंट डेट है वो है 1/9 करते हैं, 1/9/2017। ठीक है, तो सिस्टम क्या है, 1/9/2017 इसकी सैलरी होगी 10,000 रुपए पर मंथ। फिर 12 महीने नौकरी करेगा, इसको 10,000 पर मंथ मिलेगी। जैसे ही सैलरी इसकी 1/9/2018 आएगा 10,500 हो जाएगी। फिर 1/9/2019 को 11,000 हो जाएगी। 1/9/2020 को 11,500, 1/9/2021 को 12,000 हो जाएगी। ऐसे चलता रहेगा सिस्टम। कब तक? जब तक कि 15,000 ना हो जाए। ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो हमने इसका शेड्यूल बना लिया कि इस हिसाब से इसकी तनख्वाहें रहेगी। आप तो इनकम टैक्स तो एनुअल टैक्स है, आपको तो 1 साल की इनकम निकालनी होती है। मैंने आपसे पूछा कि फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर 2019-20 की मुझे आप इसकी सैलरी बताओ। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की आप सैलरी बताओ। मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूं ये साल कब शुरू हुआ? अप्रैल 19 से। अप्रैल 19 से शुरू हुआ ना? अप्रैल 19, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर,
एंड दिसंबर, जनवरी, दिसंबर 19 हो गया, ये जनवरी 20 शुरू हो गया, फरवरी और मार्च 20 तक की सैलरी पूछ रहा हूं मैं आपसे। जब मैं कहता हूं कि 2019-20 की सैलरी बताओ, मतलब 2019-20 के 12 महीनों की सैलरी बताओ। बताओ भाई कितनी सैलरी होगी। अप्रैल 19 को कितनी सैलरी थी, ये हमने यहां शेड्यूल बनाया है। इस शेड्यूल में बताओ अप्रैल 2019 की उसकी कितनी तनख्वाह थी। आराम से सोच के बताओ, जल्दी नहीं है। आप बोलोगे कि सर 1/9/2017 को तो 10,000 पर मंथ, फिर 1/9/2018 को 10,500 और 1/9/2019 को 11,000। 1/9/18 से 1 सितंबर 2018 से 1/9/2019 कहूं या फिर इससे जस्ट पीछे 31 अगस्त 2019। 1 सितंबर 18 से अगस्त 2019 तक सैलरी कितनी थी? 10,500 थी। सितंबर 18 से अगस्त 19। आपका महीना कौन सा है? आपका महीना अप्रैल 2019 है। अप्रैल 19 कहां फॉल कर रहा है? अप्रैल 19 इस पीरियड में फॉल कर रहा है। अप्रैल 19 यहां आ रहा है, यहां आ रहा है ना अप्रैल 19। 1 सितंबर 19 से पहले है और सितंबर 18 के बाद है। तो सैलरी कितनी थी? 10,500। आप यहां कह दोगे कि सर अप्रैल 19 में सैलरी 10,500 थी, मई में भी 10,500 थी, जून में भी 10,500 थी, जुलाई में भी 10,500 थी, अगस्त में भी 10,500। रुक जाओ, सितंबर महीने में जैसे ही सितंबर 19 आया, सैलरी कितनी हो गई? 11,000 हो गई। सितंबर 19 आते ही, ये सितंबर 19 है ना, 1 सितंबर से सैलरी बढ़ गई, यहां पर सैलरी 11,000, फिर 11,000, 11,000, यहां पर भी 11,000, 11,000, 11,000, 11,000 और ये अगस्त 2020 तक यही चलेगी। हमारा तो साल मार्च 20 को ही खत्म हो गया। इन 12 महीनों की आप अपनी सैलरी जोड़ लीजिएगा, ये आपकी सैलरी की इनकम आएगी। मैंने बताया कि इनकम कब मानी जाती है? जब वो ड्यू होती है। मैंने अप्रैल की सैलरी 10,500 अप्रैल के सामने ही लिख दी, क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूं कि अप्रैल की सैलरी 30 अप्रैल को ड्यू हो गई थी। तो अप्रैल महीने की सैलरी कितनी? 10,500। मई महीने की इनकम कितनी? अब देखो शांति से, मैं कहूं अप्रैल महीने की सैलरी कितनी? 10,500। ये इनकम कब मानी जाएगी? 30 अप्रैल को। ठीक है ना, गलती नहीं। मई महीने की सैलरी कितनी? 10,500। ये इनकम कब मानी जाएगी? 31 मई को। बिकॉज मैं अज्यूम कर रहा हूं सैलरी ड्यू कब हो रही है? महीने के लास्ट दिन। तो इस पूरे एग्जाम्पल में मैंने ये अज्यूम किया है कि उस महीने की लास्ट तारीख को सैलरी ड्यू हो गई, तो मैंने इनकम में लिख दिया। ओके है ना, गलती नहीं करनी। अभी एग्जाम्पल करेंगे, वहां सैलरी बिकम्स ड्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ करेंगे, तब कंफ्यूजन हो सकती है। आराम से, दोनों बातों में फर्क है। अप्रैल महीने की सैलरी 10,500, इनकम कब मानी गई? 1 मई या 30 अप्रैल? 30 अप्रैल, इसलिए मैंने अप्रैल के सामने 10,500 लिखे हैं। अगर ये 1 मई को इनकम ड्यू होती तो मैं कहता ये कमाई तो 1 मई की है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज मार्च 20 वाली इनकम, मार्च 20 वाली 11,000 पे मैंने मार्च 20 के सामने लिख दिए, बिकॉज मैंने अज्यूम किया कि ये 31 मार्च को सैलरी ड्यू हो गई। लेकिन अगर ये ड्यू होती है अगले महीने की 1 तारीख को, तो ये मार्च वाली सैलरी 1 अप्रैल 20 को चली जाएगी, जो कि हमारे साल की तारीख है ही नहीं। नहीं है ना, हमारा साल कब खत्म हो गया? 31 मार्च को। हमें तो 31 मार्च तक की इनकम निकालनी है, जो इनकम है ही 1 अप्रैल 2020 की। अगले साल के पहले दिन की जो इनकम है वो नहीं आएगी, तो ये महीना बाहर हो जाएगा। आप बोलोगे सर महीने तो 11 बचे, फिर 11 क्यों बचे? जो पिछला साल है, मार्च 19 की सैलरी भी, मार्च 19 की सैलरी भी कब ड्यू होगी? इस साल के पहले महीने, वो अप्रैल में लिखूंगा। बट फर्क पड़ जाएगा, अप्रैल में 10,500 आएगी, यहां का 11,000 बार होगा।
500 रुपए का फर्क पड़ जाएगा। करेंगे, एक एग्जांपल और करेंगे और क्लैरिटी आएगी, लेकिन बस इतना समझ लो फर्क पड़ेगा। सैलरी बिकम्स व्हेन ड्यू, सैलरी कब ड्यू होती है? अगर अगले महीने की 1 तारीख को ड्यू होती है तो लास्ट महीना जो होगा ना साल का, उसकी इनकम अगले साल में चली जाएगी, ठीक है ना। और अगर पिछले साल की सैलरी है वो इस साल में आ जाएगी, पिछले मार्च की 1 अप्रैल को आ जाएगी। फर्क पड़ने वाला है कुछ, देखते हैं, ठीक है जी। मैंने आपको यहां पर सैलरी ग्रेड का टॉपिक भी करा दिया। अगर मैं दोबारा से नोट्स में आपको दिखाऊं, मैंने फर्स्ट टॉपिक चार्जेबिलिटी बता दिया, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप बता दिया, बेसिस ऑफ चार्ज सैलरी ड्यू वेदर रिसीव्ड और नॉट, ये एरियर बता दिया। ये 89(1) की रिलीफ क्या है, हम आगे जाकर आगे के चैप्टर्स में इसको कवर करेंगे, अभी नहीं करेंगे, कंफ्यूजन हो जाएगी। प्लेस ऑफ अक्रूवल ऑफ सैलरी अभी बताना है, बता दूंगा, कोई बात नहीं। फोरगोइंग सरेंडर बताना है, बता दूंगा। सैलरी व्हेन ड्यू मैंने टॉपिक बता दिया। कुछ गवर्नमेंट्स तो फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ और कुछ गवर्नमेंट्स लास्ट डे ऑफ द मंथ करती है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो, आपको बताएगा वैसे क्वेश्चन में, कुछ ना बताया हो ना, उस महीने की लास्ट तारीख को ड्यू मान लेना। नॉर्मल केसेस में उस महीने की लास्ट तारीख को स्पेसिफिकली मेंशन कर दे कि अगले महीने की पहली तारीख को ही ड्यू होती है, फिर आप सोचना, ठीक है जी। अभी इलस्ट्रेशन देखना प्लीज, बड़ी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है। इस जो अभी मैंने आपको ड्यू का कंसेप्ट बताया पूरा क्लियर कर देगी। शांति से करेंगे, जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे। इलस्ट्रेशन फर्स्ट क्या कहती है कि मिस सोनम है, ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एज ए रीडर की पोस्ट पर है। रीडर एक पोस्ट होती है यूनिवर्सिटी में, उस रीडर की पोस्ट पर है। अब इनका स्केल क्या है? 3700, 125, 4950। मतलब जब इनकी जॉब लगी तब 3700 रुपए इनकी तनख्वाह थी। उसके बाद हर महीने नहीं, हर साल 125 रुपए तनख्वाह इनकी बढ़ती है और तब तक बढ़ती रहेगी जब तक कि 4950 ना हो जाए। और इनकी अपॉइंटमेंट कब है? 1/9/2014 को। आपको प्रीवियस ईयर 2019-20 की इनकम निकालनी है। ये प्रीवियस ईयर 20-21 भी हो सकता है, 21-22 भी हो सकता है, जो भी एग्जाम्पल लेना चाहो आप एग्जाम्पल ले सकते हो। 2 केस दे दिए। पहला केस व्हेन सैलरी इज ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, फिर दूसरा केस फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। आराम से करते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं। देखो जी, सोनम की अपॉइंटमेंट कब हुई है? 1/9/2014। 1/9/2014 को अपॉइंटमेंट हुई है। 1/9/2014। कितनी तनख्वाह है? 3700। फिर 1/9/2015 125 रुपए तनख्वाह बढ़ गई। ये लिखा है ना, 125 रुपए सैलरी क्या है? बढ़ जाएगी। फिर 1/9/2016 फिर 125 रुपए तनख्वाह बढ़ गई, ये हो गई 3950। 1/9/2017 फिर 2500 बढ़ गई, 4075 बनेगा आई थिंक ना। 2500 बढ़ाओगे तो 125, सॉरी 4075 बनेगा जी। फिर 1/9/2018 फिर 125 बढ़ी, कितनी हो जाएगी? ये 4200 हो जाएगी। और फिर 1/9/2019 ये 4, ये 1/9 है भाई, 325। फिर 1/9/2020 फिर 125 बढ़ा दो आप, 4450। बस इतना ही लिखते हैं, हमारे काम का इतना ही है, ठीक है जी। 1/9/2014 से 1/9/2020। मैं यहां क्यों रुक गया? बिकॉज मुझे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि मुझे प्रीवियस ईयर 2019-20 की इनकम निकालनी है ओनली। मतलब मेरा साल शुरू कब होगा? मेरा साल अप्रैल 19 को शुरू होगा। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, देन फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 19, जनवरी 20, फरवरी 20 और मार्च 20 को मेरा साल खत्म हो जाएगा। यही सिस्टम है ना। यहां से मेरा साल शुरू हुआ,
यहां मेरा ईयर खत्म हुआ। इससे पहले पिछला साल चल रहा था जो कि मार्च 19 को खत्म हुआ था। इसके बाद अगला साल शुरू हो जाएगा जो कि अप्रैल 20 से शुरू होगा। कोई दिक्कत नहीं है जी, हम समझते हैं यहां पर। हां जी, बताइए अब पहला केस क्या है? सैलरी बिकम्स ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। हर महीने की सैलरी उसी महीने की लास्ट तारीख को ड्यू होती है। तो बताइए अप्रैल महीने में कौन सी सैलरी ड्यू होगी? अब मैं केवल इनकम टैक्स की इनकम की बात कर रहा हूं, किस तारीख को वो इनकम मानी जाएगी इसकी बात कर रहा हूं। सॉरी। तो जी अप्रैल महीने की सैलरी कब ड्यू होगी? 30 अप्रैल को। बिकम्स ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। तो इस साल पहली इनकम कब आई? 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल 2019। अप्रैल 19 में कितनी तनख्वाह थी? अप्रैल 19 कैसे पता चलेगा कि जी 1 सितंबर 14 से 1 सितंबर 15 के बीच 3700। अप्रैल 19 नहीं आया इसमें। 1 सितंबर 15 से 1 सितंबर 16 3825। अप्रैल 19 नहीं आया। ऐसे अगले साल में भी नहीं आया, उससे अगले साल में भी नहीं आया। 1/9/18 से 1 सितंबर 18 से 1 सितंबर 19 तक कितनी है? 4200 आ गया। 1 सितंबर 18 से 1 सितंबर 19। 1 सितंबर 19 से पहले ही अप्रैल 19 आ गया। सितंबर 19 से पहले अप्रैल 19 आता है ना। तो कितनी तनख्वाह है? 4200। तो जी अप्रैल की तनख्वाह अप्रैल में ही 4200 इनकम टैक्स में इनकम मान ली गई। बिकॉज 30 अप्रैल को वो इनकम हुई थी। बिकॉज इनकम तभी होती है जब वो ड्यू होती है। एडवांस तो ले ही नहीं रहा, ये कुछ नहीं कहा तो एडवांस तो ले नहीं रहा। कब लेता है? जब ड्यू होती है, उसके बाद ही इनकम मानी जाएगी। मिले कब हमें नहीं पता, ड्यू हो गई इनकम में आ गया। मई में भी कितनी तनख्वाह है? 4200 ही है। आगे भी 4200 ही है, 4200 ही है और ये भी 4200 ही है। 1 सितंबर को सैलरी बढ़ गई। सितंबर महीने में 1 सितंबर 19 से 4325 हो गई। 1 सितंबर 19 से 4325 हो गई। सितंबर महीने से सैलरी बढ़ गई। सितंबर महीने की सैलरी कितनी है? 4325। इनकम कब मानी जाएगी? 30 सितंबर को। तो 30 सितंबर को 4325, आगे 4325। अब ये सितंबर 2020 तक यही चलेगी। 4325, 4325, 4325, 4325, 4325, 4325। आई होप आपको दिख रहा है। थोड़ा छोटा छोटा हो सकता है, फोंट थोड़ा छोटा हो गया होगा, बट थोड़ा ध्यान से आप इसको देखने की कोशिश करना। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूं। लो जी, बस हमें तो यहां मार्च में रुक जाना है। हमारी तो इनकम यहीं तक है, मार्च में रुक गए। अप्रैल से शुरू हुए थे तो 4200 के तो 5 महीने हो गए। बाकी 4325 के 6 महीने, ये है 1 महीना, ये 7 महीने हो गए। तो सैलरी कितनी आएगी? 2019-20 की सैलरी कितनी आएगी? आप कहोगे कि सर 4200 गुना 5 तो ये तनख्वाह निकाल लो, 4325 गुना 7 ये सैलरी निकाल लो, इनका जोड़ कर लो, जोड़ आएगा 51275। करके देख लेना चाहिए। ये एग्जाम्पल था अगर सैलरी ड्यू होती है लास्ट डे ऑफ द मंथ, उसी महीने में ड्यू होती है, देसी भाषा में उसी महीने में सैलरी ड्यू होती है। तो इनकम टैक्स में तो इनकम तब मानेंगे जब वो ड्यू होती है। आपने कमाया कब, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप बोलोगे अप्रैल की सैलरी जो अप्रैल में कमाया तो अप्रैल की इनकम है, जरूरी नहीं है। अगर इसने कहा है कि लास्ट डे ऑफ द मंथ को ड्यू होती है तो ठीक है। अगर ये कह दे कि आपकी महीने की तनख्वाह अगले महीने की 1 तारीख को ड्यू होगी, तो फिर अगले महीने की 1 तारीख को ही ड्यू मानेंगे। जैसे इसी एग्जाम्पल में बी पार्ट बोला है फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ।
अगले महीने की 1 तारीख को ड्यू हो रही है, तो बताओ क्या करोगे? कर लेते हैं, इसी को ही समझते हैं, थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा अब आपको। इसी में हम चेंज करते हैं। लो जी, ध्यान से। अप्रैल 19 की तनख्वाह कितनी थी? हमने यहां देखा था, अप्रैल 19 इन 6 महीनों के बीच में आता है, सितंबर 18 और सितंबर 19 के बीच आता है। तनख्वाह 4200 थी। अप्रैल महीने की 4200 रुपए इनकम कब मानी जाएगी? अगले महीने की 1 तारीख। अप्रैल 19 की इनकम 1 मई 19 को इनकम टैक्स में इनकम मानी जाएगी। तो अप्रैल 19 वाले पैसे मैं यहां मई के सामने लिख रहा हूं, कितने? 4200। मई वाले 1 जून को इनकम बनेगी 4200, जून वाली 1 जुलाई को 4200, जुलाई वाली 1 अगस्त को 4200। अगस्त की इनकम कितनी थी? अगस्त में भी 4200 ही थी ना। 1 सितंबर से सैलरी बढ़ी आपकी 4325 इनकम हो गई। तो अगस्त महीने की सैलरी कितनी है? 4200। ये इनकम माननी कब जाएगी? सितंबर में, 1 सितंबर को। सितंबर महीने की सैलरी कितनी है? बढ़ गई 4325। सितंबर महीने की सैलरी कब इनकम बनेगी? 1 अक्टूबर को। तो मैं अक्टूबर के सामने लिख रहा हूं 4325। नवंबर महीने की, अक्टूबर महीने की 1 नवंबर, नवंबर महीने की 1 दिसंबर, दिसंबर महीने की 1 जनवरी, जनवरी महीने की 1 फरवरी, फरवरी की 1 मार्च को, मार्च महीने की 1 अप्रैल। वो तो अगले साल में चली गई। हमें तो केवल इस साल की इनकम निकालनी है। इस साल की इनकम में कितना पैसा जुड़ेगा ये निकालना है। तो छोड़ना पड़ेगा, इतना ही करना पड़ेगा। दिखने में लग रहा है 11 महीने हुए सर, 11 महीने हुए ना, ये अप्रैल तो खाली रह गया। खाली नहीं रहा। पिछले साल जो आपकी मार्च की इनकम थी वो कब ड्यू हुई? 1 अप्रैल को। इस साल में ड्यू हुई है ना, इनकम मानेंगे। मार्च में कितनी इनकम थी जी? 1 सितंबर 18 से सितंबर 19 तक तो 4200 ही थी, तो ये भी 4200 ही थी। मतलब इस बारी 4200 के 6 महीने हो गए और 4325 के भी 6 महीने हो गए। तो इस बारी जब इनकम निकालेंगे 4200 गुना 5 नहीं करेंगे, 4200 गुना 6 करेंगे और 4325 गुना भी 6 करेंगे। इनको हम 6 से गुना करेंगे। इसी कारण हमारी जो सैलरी है उसकी अमाउंट भी चेंज होके 51150 51,150 आएगी। समझ गए? कोई प्रॉब्लम? ये फंडा है। सैलरी बिकम्स ड्यू, यहां फर्क पड़ जाता है। ओके है? आई होप यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको सब समझ में आया है। ठीक है जी। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रैक्टिकल पार्ट यहां से शुरू हो जाता है कि सैलरी की इनकम कैसे निकलेगी। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो आपकी सैलरी है वो आपको मॉनेटरी भी मिल सकता है और नॉन मॉनेटरी भी आपको क्या है, मिल सकती है। मॉनेटरी में बेसिक सैलरी, ये भी आपकी सैलरी की इनकम है। बोनस मिले, कमीशन मिले, या बोनस का दूसरा नाम प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी मिले, ये भी आपकी सैलरी की इनकम है। अलाउंसेस मिले, वो भी आपकी सैलरी की इनकम है। कोई परक्विजिट्स मिले, वो भी आपकी सैलरी की इनकम है। तो इसीलिए सॉरी, अगर आपने सैलरी की इनकम निकालनी है तो जो सैलरी के नाम से पैसा मिला वो भी जोड़ दो, अलाउंसेस, अलग अलग तरह के अलाउंसेस ये भी जोड़ दो, अलग अलग तरह की परक्विजिट्स ये भी जोड़ दो, और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी मतलब बोनस, कमीशन, ये सब भी आप जोड़ दो। इन सब का जोड़ क्या कहलाएगा? ग्रोस सैलरी की इनकम। हालांकि हमें सीखना है अभी। अलाउंसेस बहुत तरह के अलाउंसेस हैं।
कुछ अलाउंसेस तो माफ है, और मैंने आपको बताया है जो अलाउंस इनकम टैक्स में एग्जम्प्ट हो, जिस पर टैक्स देना ही नहीं, वो हमारी इनकम में आएगा ही नहीं, उसे छोड़ देंगे हम। कितना इनकम में आएगा उसे जोड़ देंगे हम। कौन सा जोड़ना है कौन सा छोड़ना है, यही तो रूल है। अदरवाइज तो फिर हमें क्या पढ़ने की जरूरत थी। जो पैसे मिल रहे हैं सारे इनकम में जोड़ दो, दे दो टैक्स। इनकम टैक्स कंसल्टेंट बन के क्या करोगे आप? कोई भी देसी आदमी भी कर लेगा कि जहां इतने पैसे मिले हैं जी, ये इनकम में जोड़ लगा दो, इस पे टैक्स भर दो। इतना आसान नहीं करना ना, अदरवाइज हमारी वैल्यू क्या रह जाएगी। जो मिलता है उसमें से कुछ छोड़ना है, कुछ जोड़ना है, वही देखना है। तो अलाउंसेस को डिटेल में समझेंगे हम। कौन से माफ है, कितने माफ है उसको छोड़ो, कितने टैक्सेबल है उसको जोड़ो। सेम परक्विजिट्स भी पढ़ेंगे हम। कौन सी परक्विजिट की कितनी वैल्यू इनकम में जुड़ेगी, कौन सी परक्विजिट्स को बिल्कुल माफ कर देना है, कौन सी को टैक्सेबल करना है, और वैल्यू कैसे निकालें सीखना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो इन सबको जोड़ के ग्रोथ सैलरी आती है। और फिर आपको कुछ डिडक्शन भी मिलती है। एक एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन है और एक एम्प्लॉयमेंट टैक्स की डिडक्शन है। एक डिडक्शन और भी है जो आपको आगे जाके पता चलेगी, जिसका नाम है स्टैंडर्ड डिडक्शन। क्या नाम है? स्टैंडर्ड डिडक्शन। साल के 50,000 रुपए सीधे ही माफ हो जाएंगे, देखेंगे हम आगे जाकर। तो जब ये डिडक्शन घटा देते हैं तब हमारी इनकम अंडर द हेड सैलरी आ जाएगी। तो अब हमने इस चैप्टर को ऐसे ही चलाना है। कैसे चलाना है? हम सबसे पहले सैलरी तो हमने पढ़ ली। देखो, जो तनख्वाह के नाम से पैसा मिलता है ना, वो फुल्ली टैक्सेबल होता है, उस पर तो टैक्स देना ही पड़ेगा। ये आपका फुल्ली टैक्सेबल है। फिर अलाउंसेस हम पढ़ेंगे डिटेल में। अभी हमें इसको स्टडी करना है डिटेल में। फिर परक्विजिट्स भी हमने स्टडी करनी है डिटेल में। और ये जो बोनस कमीशन मिलता है ना, ये हमेशा फुल्ली टैक्सेबल होता है, इसमें कुछ माफ नहीं होता। बोनस का पैसा मिला है, कमीशन का पैसा मिला है, तो सैलरी में जुड़ेगा ही जुड़ेगा, कुछ माफ नहीं होता, फुल्ली टैक्सेबल होता है। पढ़ना किसे है? अलाउंसेस को। पढ़ना किसे है? परक्विजिट्स को। और लास्ट में हम ये डिडक्शंस भी देखेंगे कि ये कितनी माफ है, इसको भी स्टडी करना है। समझ गए? तो अब हम अलाउंसेस से हमें यहां पर शुरू होना है। ठीक है, तो अलाउंसेस का टॉपिक जो है वो हम ना थोड़ा सा रुक के करते हैं। दोबारा बता दूं, अलाउंसेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ढंग से करना आपके लिए क्या है? जरूरी है। ठीक है ना? अलाउंसेस को एक क्लास में कवर करेंगे और उसके बाद में हम क्या है, परक्विजिट्स के टॉपिक को कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो जो आपकी सेकंड क्लास है सैलरी की, उसमें सारे के सारे आपके अलाउंसेस का टॉपिक खत्म होगा। ओके, थैंक यू।